कार्यशील पूंजी के प्रबंध में सबसे पहले आज हम बात कर रहे हैं कार्यशील पूंजी को निर्धारित करने तत्व या डिटर्मिनेंट्स ऑफ फैक्टर डिटरमाइनिंग वर्किंग कैपिटल। एक संस्था की कार्यशील पूंजी की कितनी मात्रा हो, इसके लिए कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है जो सभी संस्थाओं पर लागू किया जा सके। इस पूंजी को अनेक कंपोनेंट्स प्रभावित करते हैं और प्रत्येक डिटर्मिनेंट्स का अलग अलग महत्व होता है। इसलिए इस पूंजी का अनुमान लगाने के लिए सभी संबंधित डिटर्मिनेंट्स या घटक या तत्व को ध्यान में रखकर पूंजी का अनुमान लगाया जाता है। कार्यशील पूंजी की मात्रा को प्रभावित करने वाले घटक या कंपोनेंट्स हो सकते हैं। पहला, व्यवसाय की प्रकृति या नेचर ऑफ बिजनेस। व्यवसाय की प्रकृति का कार्यशील पूंजी की मात्रा पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। नियमित एवं अत्यधिक मांग वाले व्यवसायों में अपेक्षाकृत कम कार्यशील पूंजी से काम चल जाता है, जबकि ऐसे व्यवसाय जिसकी मांग में उतार चढ़ाव होता रहता है, वहां अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। व्यवसाय का आकार या साइज ऑफ बिजनेस। एक बड़े पैमाने पर उत्पादन करने वाली संस्था में फिक्स्ड और वर्किंग दोनों ही प्रकार की कैपिटल की अधिक आवश्यकता होती है। इसी प्रकार छोटी कंपनी या संस्थाओं में ऊंचे परिव्यय या क्रय विक्रय की ऊंची लागतों के कारण अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है, परंतु मध्यम आकार के व्यापार में तुलनात्मक रूप से कम पूंजी की आवश्यकता होती है। उत्पादन लागत में कच्चे माल का महत्व या इंपॉर्टेंस ऑफ रॉ मटेरियल वैल्यू इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जिन उद्योगों में उत्पादन की लागत में कच्चे माल के मूल्य का प्रतिशत अधिक होता है, उनमें अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। परिचालन चक्र अवधि या ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। परिचालन चक्र की गति जितनी तीव्र होगी, उतनी ही कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी। निर्माण प्रक्रिया के लंबे होने पर अधिक रहतिये एवं अधिक व्यय के कारण कार्यशील पूंजी की आवश्यकता भी बढ़ जाती है। उद्योग की मौसमी प्रकृति या सीजनल कैरेक्टर ऑफ इंडस्ट्री। जिन उद्योगों के उत्पाद की मांग किसी मौसम विशेष में ही होती है अथवा मौसम विशेष में ही उत्पादन किया जाता है, वहां कार्यशील पूंजी की आवश्यकता भी मौसम के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। इसके विपरीत कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जिनमें उत्पादन वर्ष पर्यंत चलता रहता है, परंतु उत्पादन की मांग विशेष मौसम में ही होती है। ऐसे उद्योगों में मांग न होने वाले महीनों में निर्मित स्टॉक हेतु अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। व्यापार चक्र या ट्रेड साइकिल। व्यावसायिक उच्चावचनों की दशा में अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। तेजी के समय अधिक उत्पादन हेतु कच्चे माल की अधिक आवश्यकता तथा मंदी के समय विक्रय में कमी से निर्मित माल के स्टॉक में वृद्धि से कार्यशील पूंजी में विनियोग भी बढ़ जाता है। कच्चे माल की आपूर्ति या रॉ मटेरियल सप्लाई। जिन व्यवसायों में कच्चे माल की अनियमित आपूर्ति होती है, वहां स्टॉक अधिक हेतु अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। इसके विपरीत वर्ष पर्यंत अगर कच्चा माल उपलब्ध होता रहे, तो ऐसी अवस्था में कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी। क्रय विक्रय की शर्तें, टर्म्स ऑफ परचेज एंड सेल्स। कच्चे माल की उपलब्धता यदि उधार पर हो जाती हो तो कम कार्यशील पूंजी, और यदि नकद में क्रय या क्रय हेतु अग्रिम देना हो तो अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार नकद विक्रय की दशा में कम और उधार शर्तों पर माल के विक्रय की दशा में अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। व्यवसाय के विकास की दर या रेट ऑफ एक्सपांशन। व्यवसाय के विकास की दर एवं कार्यशील पूंजी में सीधा संबंध होता है। विकास के साथ साथ कार्यशील पूंजी की आवश्यकता बढ़ती रहती है, परंतु इन दोनों में पूरा सामंजस्य होना चाहिए, अन्यथा पूंजी की कमी के कारण विस्तार एवं विकास में बाधा पड़ जाती है। लाभ की मात्रा एवं उसका नियोजन, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड इट्स एप्रोप्रिएशन। लाभ भी कार्यशील पूंजी का स्रोत है। अधिक लाभ कमाने वाली संस्थाओं में कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है, क्योंकि सामान्य विकास का वित्त पोषण प्राय लाभ के पुनर्विनियोग के द्वारा संभव हो जाता है।
इसके विपरीत लाभ की मात्रा कम होने पर यह संभव नहीं होता, अतः अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स हैं जो भी कार्यशील पूंजी को निर्धारित करते हैं, जैसे उद्योग के विकास की गति, परिवहन, संचार की व्यवस्था, उत्पादन तथा विक्रय नीतियों में समन्वय, आयात निर्यात के संबंध में नियंत्रण, राजनीतिक स्थिरता, मुद्रा स्फीति की आशंका आदि कार्यशील पूंजी को प्रभावित करते हैं। कार्यशील पूंजी के स्रोत। कार्यशील पूंजी के स्रोत दो प्रकार के होते हैं, दीर्घकालीन और अल्पकालीन। दीर्घकालीन स्रोत का मतलब यह है कार्यशील पूंजी के उस भाग की वित्त व्यवस्था दीर्घकालीन स्रोतों से की जानी चाहिए जो स्थायी अथवा नियमित हो। दीर्घकालीन स्रोत में किस स्रोत से साधन जुटाए जाएंगे, यह व्यवसाय की पॉलिसी, पूंजी बाजार आदि की स्थिति पर निर्भर करता है। इसके अंदर दो प्रकार के स्रोत होते हैं, बाह्यकालीन दीर्घकालीन स्रोत और अल्पकालीन स्रोत। बाह्यकालीन के अंदर अंश, ऋण पत्र और ऋण आते हैं। अंश कार्यशील पूंजी की आवश्यकता की पूर्ति नए अंशों के निर्गमन के द्वारा की जा सकती है। समता अंशों के निर्गमन से कंपनी की आय पर कोई स्थायी भार भी उत्पन्न नहीं होता है। डिबेंचर्स, ऋण पत्र निर्गमन द्वारा भी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है। इसी प्रकार लोन्स, औद्योगिक निगम, विनियोग, कंपनी, प्रन्यास आदि से दीर्घकालीन पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। आंतरिक दीर्घकालीन स्रोत, इसके अंदर रिजर्व, रिटेन्ड अर्निंग्स एंड सेल ऑफ एसेट्स आता है। रिजर्व या संचय कोष, संचित कोष में कार्यशील पूंजी के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। विकासशील व्यवसाय में ये एक अच्छे वित्त पोषण का कार्य करते हैं। प्रतिधारित लाभ या रिटेन्ड प्रॉफिट्स कार्यशील पूंजी के स्थायी स्रोत है। यह एक नियमित एवं प्राय लागत रहित साधन है। उचित लाभांश नीति अपनाकर लाभों के एक भाग को व्यवसाय में ही कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु रोका जा सकता है। इसी प्रकार संपत्तियों का विक्रय, यह भी कार्यशील पूंजी का एक साधन है। व्यर्थ पड़ी हुई स्थायी संपत्तियों को बेचकर भी कुछ कार्यशील पूंजी की व्यवस्था की जा सकती है। कार्यशील पूंजी के दीर्घकालीन स्रोत के अलावा अल्पकालीन स्रोत होते हैं। ये भी दो प्रकार से हम समझ सकते हैं, बाह्य और आंतरिक। बाह्य स्रोत में व्यापारिक साख या ट्रेड क्रेडिटर्स, प्रत्येक व्यावसायिक संस्था पूर्तिकर्ता से माल उधार खरीदकर भुगतानों को स्थगित कर अल्प अवधि के लिए व्यापारिक साख से साधन जुटाती है। बैंक क्रेडिट या बैंक साख, अधिविकर्ष, नकद साख, बिलों की पुनः कटौती, अल्पकालीन ऋणों द्वारा कार्यशील पूंजी की व्यवस्थाएं की जाती है। इसी तरीके से पब्लिक डिपॉजिट, मध्य अवधि की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जनता से डिपॉजिट भी स्वीकार किए जाते हैं। कस्टमर एडवांस या ग्राहकों से अग्रिम, एक ख्याति प्राप्त व्यवसाय को माल की पूर्ति हेतु अग्रिम आदेश एवं राशियां प्राप्त होती है। ऐसे अग्रिम कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को भी पूरा करते हैं। लोन्स, आवश्यकता पड़ने पर प्रबंधक, संचालक, विनियोग कंपनियां, विकास निगम आदि से अल्पकालीन ऋण की व्यवस्था की जाती है। सरकारी सहायता, औद्योगिक विकास एवं व्यापार संवर्धन हेतु व्यवसाय को सरकार से भी वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। कर्मचारियों की प्रतिभूतियां या सिक्योरिटीज ऑफ एम्प्लॉइज, कर्मचारियों से जमानत के रूप में प्राप्त अग्रिम को भी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता की पूर्ति में लगाया जा सकता है। इसी प्रकार से कुछ आंतरिक स्रोत भी है अल्पकालीन कार्यशील पूंजी के, जिसमें डेप्रिसिएशन फंड। डेप्रिसिएशन फंड का निर्माण नकद के बाह्य प्रवाह को रोकता है, अतः डेप्रिसिएशन फंड से उपलब्ध नकद भी कार्यशील पूंजी की तब तक पूर्ति करते हैं जब तक कि कोई स्थायी संपत्ति नहीं खरीद ली जाए। इसी प्रकार टैक्स प्रोविजन की राशि का एक निश्चित अंतराल से भुगतान किया जाता है, अतः उस समय तक के लिए कर की राशि भी इस कार्य के लिए प्रयोग में ली जा सकती है। उपार्जित व्यय या एक्रूड एक्सपेंसेस, दैनिक व्यय के भुगतान को भी स्थगित कर
साधन जुटाए जा सकते हैं, जैसे अदत्त वेतन एवं मजदूरी, अदत्त किराए आदि। कुछ ये कार्यशील पूंजी के स्रोत हैं जिनके बारे में हमने बात की। इसके बाद है कार्यशील पूंजी का विश्लेषण या एनालिसिस ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल एनालिसिस की कई टेक्निक्स है। कार्यशील पूंजी की पर्याप्तता इसके कुशल उपयोग पर ही निर्भर करती है। व्यवसाय के पूंजी ढांचे में कार्यशील पूंजी एक मेन फैक्टर होती है। कार्यशील पूंजी का अधिक और न्यून दोनों ही होना व्यवसाय के लिए ठीक नहीं होता है। कार्यशील पूंजी में होने वाले परिवर्तनों को ध्यान में रखना फाइनेंशियल मैनेजर के लिए आवश्यक है। परिवर्तनों की जानकारी हेतु फाइनेंशियल मैनेजर समय समय पर कार्यशील पूंजी का विश्लेषण एवं मापन करते रहते हैं और इसके लिए एक कुशल वित्तीय प्रबंधक ऋणात्मक शेष का ज्ञान करके इसे शीघ्र से संतुलित करते हैं और इस हेतु कार्यशील पूंजी का विश्लेषण करना आवश्यक है। विश्लेषण के लिए एक फाइनेंशियल मैनेजर कई प्रकार की तकनीकों को प्रयोग में ले सकता है। इनमें कुछ तकनीकें इस प्रकार है। कार्यशील पूंजी में परिवर्तन की अनुसूची या शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। इस अनुसूची में कोई दो अवधियों के बीच में चालू संपत्तियों एवं चालू दायित्वों में हुए परिवर्तनों को दर्शाया जाता है और ज्ञात किया जाता है कि इस अवधि में कार्यशील पूंजी में कितना परिवर्तन आया है और इस अनुसूची से यह ज्ञात किया जाता है कि कार्यशील पूंजी में कितना शुद्ध परिवर्तन और किन किन मदों के कारण परिवर्तन हुआ है। दूसरा तरीका हो सकता है अनुपात विश्लेषण या रेशियो एनालिसिस। जैसा कि अभी हमने पहले वाले लेक्चर्स में देखा है कि कार्यशील पूंजी के अनुपात जैसे चालू अनुपात, त्वरित अनुपात, रोकड़ अनुपात, कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात, इनकी सहायता से ये ज्ञात किया जा सकता है कि व्यवसाय द्वारा कार्यशील पूंजी को कितने प्रभावी ढंग से उपयोग में लिया जा रहा है और व्यवसाय की आवश्यकताओं को देखते हुए यह पर्याप्त है या नहीं। इन अनुपातों की गत वर्ष के अनुपातों और विभिन्न प्रकार के समान व्यवसाय वाले अनुपातों से तुलना करके अनेक महत्वपूर्ण निर्णय निकाले जा सकते हैं। कार्यशील पूंजी के विश्लेषण का तीसरा तरीका हो सकता है कोष प्रवाह विश्लेषण या फंड्स फ्लो एनालिसिस। कार्यशील पूंजी के प्रवाह को जानने के लिए यह एक प्रभावशाली तकनीक है। इसके द्वारा यह जाना जा सकता है कि कार्यशील पूंजी के प्रमुख स्रोत क्या हैं तथा उनका कहाँ प्रयोग किया जा रहा है। कार्यशील पूंजी में कमी या वृद्धि को कोष प्रवाह विवरण बनाकर ज्ञात किया जा सकता है और इसका विश्लेषण करके कार्यशील पूंजी का उचित प्रबंधन किया जा सकता है। इसी प्रकार रोकड़ प्रवाह विश्लेषण। इस विश्लेषण से रोकड़ स्थिति में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, कार्यशील पूंजी की किन किन मदों के लिए कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो हुआ है, उसकी जानकारी मिलती है। यह कार्यशील पूंजी की रोकड़ अवधारणा पर आधारित है। इसमें कैश के ओपनिंग बैलेंस में कैश के इनफ्लोज को जोड़कर और कैश के आउटफ्लोज को जोड़कर अंतिम बैलेंस निकाला जाता है। इसी प्रकार कार्यशील पूंजी का विश्लेषण करने की एक तकनीक है कार्यशील पूंजी बजट बनाकर या बाय प्रिपेयरिंग वर्किंग कैपिटल बजट। कार्यशील पूंजी बजट व्यवसाय के वित्तीय बजट का एक भाग होता है। इसमें नियमित एवं मौसमी कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं, उसके लिए जुटाए जाने वाले साधनों को दर्शाया जाता है। यह बजट कार्यशील पूंजी के प्रभावी उपयोग में सहायक होता है तथा इसके द्वारा कार्यशील पूंजी के डिफरेंट कंपोनेंट्स कैश, स्टॉक, डेटर्स, क्रेडिटर्स आदि में संतुलन स्थापित किया जाता है। इसके द्वारा भी कार्यशील पूंजी का विश्लेषण किया जा सकता है। धन्यवाद।